चलिए तो शुरू करते हैं आज, है ना। हम लोग आज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, चैप्टर्स में केमिस्ट्री के लिए। देखिएगा तो ये जो हम लोग का जो टॉपिक है आज का, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंस में आता है, क्योंकि यहीं से आपकी केमिस्ट्री जो है वेल डिफाइंड होगा। आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आगे चल के जो आपको जो टॉपिक्स डिफाइंड होते हैं वो इन्हीं की हेल्प से होते हैं। जैसे आपको अगर पढ़ना है, मान लीजिए कि बोल सकते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर कोई बच्चा बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए शुरू करता है या तो वो पढ़ना चाहता है, तो उसका समस्या क्या होगा कि नॉर्मल चीज़ें तो वो समझ जाएगा, लेकिन जब उसे बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का फिनोमेना आएगा, ठीक है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आएगा, तो वो चीज़ को वो आंसर नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अब यही चीज़ आपसे पूछ देगा कि बताइए कि एथाइन में यानी कि C2H2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो क्या बताइएगा? तो sp होता है, sp ही होता है, डोंट वरी। A ट्रिपल बॉन्ड हुआ, H हुआ, और क्या हुआ? H हुआ। तो ये जो कार्बन जो हाइब्रिडाइज है वो sp से है। क्या चीज़ से है? sp से। यानी कि A जो है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब प्रॉब्लम आया कि हाइब्रिडाइजेशन वाला जो बात है वो पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में। कहाँ पढ़ना है? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, Cb यानी केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। अभी आता है इनऑर्गेनिक में, ये फिजिकल का नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग को इनऑर्गेनिक का चैप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम आया कि इसका मतलब है कि अगर इसको समझना, इसका आंसर देना ऑर्गेनिक में, आप समझिए आप हैं ऑर्गेनिक में, आप ऑर्गेनिक में हैं, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? केमिकल बॉन्डिंग से मिलेगा। अब दुख बात, समस्या ही आ जाता है कि जो sp जो हमने बात किया, ये sp वाला बात, वो जो पढ़ना है वो इसमें यूज है। ई पढ़ना है कहाँ? तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। जो हम लोग सब सेल है, ये क्या है? sp सब सेल है, सब सेल है ना जी। तो सब सेल का जो ज्ञान लेना है वो हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसका मतलब केमिस्ट्री को पहले आपको जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वो पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के ही ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको बेसिक है, जिन्हें sp समझ में आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह समझ में आ जाता है, तो वो पढ़ सकते हैं, उनके लिए एक्सेप्शन है। दुनिया में तो हर एक जगह एक्सेप्शन होता है, कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बच्चे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मान लो कि कोई टीचर जो है जनरली पहले ऑर्गेनिक पढ़ा दिया, ठीक है, अब वो बाद में सुनते हैं कि वो फिजिकल पढ़ता है, तो भाई उसका तो पूरा रिदम बिगड़ गया ना, वो बंदा समझ नहीं रहा कि कैसे डिफाइन हुआ। तो इसीलिए सिलेबस को कोडिंग कर दिया गया है कि आप इस तरीके से पढ़िए 1 2 3 4। NCERT अगर सिलेबस को डिफाइन किया है तो कुछ तो सोच समझ के ही डिफाइन किया होगा ना। ऐसे थोड़ा ना कि पहले ही दे दिया केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़िए एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो टीचर्स कन्वीनियंस के लिए, जो टीचर्स को जिस पर ज़्यादा कमांड होता है जिस सब्जेक्ट पर, वो पहले पढ़ाना पसंद करते हैं। वो उनको अच्छा लगता है कि भाई चलो मेरा ये अच्छा है, हम आपको ही अच्छा से पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं कि बच्चों को भी तो ज्ञान चाहिए ना, उसको रिदम है, उसको रिदम भी दीजिएगा तब ना। अब सोचो कि अगर का खा ज्ञा से पढ़ाया जाए तो कैसा लगेगा? ज्ञा से लास्ट में नहीं भाई, आज पहले आपको 11 लफ्ज़ सिखाते हैं तब का खा सीखिएगा, या अंगा से पढ़ाया जाए तो कैसे? अंगा, उसके बाद गुरुजी पतंगा कौन सा होता है। मान लो कि अगर हम उल्टा पढ़े, चलो आज मुझे पढ़नी है जेड से ABCD, जेड, ठीक है, बाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी, तो याद है ना रिदम मुझे याद है। बहुत लोग बच्चे याद कर लेते हैं उल्टा पुल्टा, ठीक है, उसको उल्टा सिखाया जाए तो कहते मजा, तो पागल है, उल्टा सिखा रहे मेरे को। तो वो चीज़ इसीलिए बनी है, सोच समझ के बनी है कि पहले का ही पढ़ना है तब जाके ज्ञान पढ़िए। तो वो थोड़ी सी होता है ना कि लोकल एरियाज़ में जो टीचर्स होते हैं जो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ाना पसंद करते हैं, है ना, वो रिदम में नहीं चलते हैं,
केमिस्ट्री को कम से कम केमिस्ट्री को रिदम में चलाना चाहिए। फिजिक्स को तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में अगर कोई मॉडर्न पढ़ रहा है तो उसका वेव अगर पढ़ा हुआ तो मॉडर्न ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब कुछ बच्चे जैसे मान लो कोई टीचर मॉडर्न पढ़ा रहे हैं, राइट, अब वो वेव अगर नहीं पढ़ा है तो उसको मॉडर्न तो समझ में आएगा, लेकिन वेव को समझ नहीं पाती, मॉडर्न को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वेव नहीं आता है ना। वेव ऑप्टिक्स उसको थोड़ा सा आना चाहिए, वेव ऑप्टिक्स बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो लाइट को समझेगा ना, है ना। हल्का फुल्का या तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का दोनों को अलग अलग फिनोमेना डिफाइन होता है। तो इसीलिए कुछ हमारे सिलेबस है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखिए ये क्या है और समझिए इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री, एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग फिजिकल का सेकंड चैप्टर उठाए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपको पता है कि जब केमिस्ट्री को हम लोग चलते डिफाइन करते हैं वहाँ से जहाँ से शुरू हुई थी, जॉल डाल्टन थ्योरी आपको याद होगा। डाल्टन का हाइपोथेसिस आप लोग पढ़े होंगे। 1808 में जॉल डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी डेवलप किया था 1808 में, ठीक है। आपको कह सकते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी याद है आपको, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। अब ये वाला बात आ जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या, उन्होंने अपनी एक थ्योरी में क्या दिया था समझिए। इससे पहले जो केमिस्ट्री था उतना वेल डिफाइंड नहीं था। 1808 से पहले वेल डिफाइंड नहीं था केमिस्ट्री, यानी कि नॉर्मली हल्का फुल्का हम लोग जानते थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह उसी एरियाज में डिफाइन हुआ था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत हो गया। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उस समय इक्विवेलेंट में डिफाइन हुई थी। लेकिन उससे पहले लेबोजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दे दिया था कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास एकदम इक्विवेलेंट होता है, उसमें दे दिया था। बाद में तो थ्योरी डेवलप हुई ना, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या है, एक एक करके एक एक आंसर देंगे, है ना। पहला थ्योरी का पहला जो सिद्धांत है तुम बताओगी, क्या नाम है शिवानी, कि डाल्टन्स का पहला थ्योरी बताना है आपको। फर्स्ट पोस्टुलेट डाल्टन का क्या था, जिन्हें पोस्टुलेट कहा जाता है, बोलिए एक आगो आप बोलिए। हम यहाँ लिखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट, है ना। एक भी याद नहीं है सर, वही जो ट्यूब लिए थे। नहीं वो नहीं है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम एक बताते शुरू करते, शायद आपको आइडिया मिले। ऑल पार्टिकल्स आर मेड अप विथ एटम, विथ जितने भी पार्टिकल, जितने भी सब्सटेंस है, पार्टिकल लिख दिए, जितने भी सब्सटेंस है वो क्या चीज से बने हैं, एटम से बने। ये पहले हम आपको एक थ्योरी दे दी, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप विथ एटम, यानी कि स्मॉल पार्टिकल, विथ स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम, या विथ एटम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग बताओ, एक पॉइंट तो हम लिख दिए, बोलिएगा। चलिए काजल बताइए फास्ट। एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। नहीं, ये तो थ्योरी में था ही नहीं। डाल्टन ही दिए थे। नहीं, देखिएगा एटम उनका सेकेंड ही पोस्टुलेट है, एटम कैन नॉट बी डिविजिबल। क्या हो जाएगा, डिविजिबल, है ना, कि ये जो है इसको डिवाइड नहीं किया सकता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जॉल डाल्टन का थ्योरी में ये मेंशन था। चलिए तीसरा और कोई बता सकते हैं, थर्ड बताइए जल्दी से। इतना अच्छा तो थ्योरी इनका, कोई और कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही दिए थे। वो तो हम लोग पोस्टुलेट से कंबाइन कर देते हैं ना। देखिएगा समझिए, बहुत अच्छा थ्योरी है। सुनिए अब हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं, यानी दूसरे एटम के जो एलिमेंट है हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गया, प्रॉपर्टीज। ए यानी कि जो होता है ना कि अगर दो एलिमेंट उठाएंगे
तो उनके जो एटम्स होते हैं उनके मास अलग अलग होते हैं। तो अभी बात अब जानवे करते हैं, थोड़ा आगे फ्लैश एक ले लेते हैं। से एक ऑक्सीजन के एटम ले लेते हैं और एक नाइट्रोजन के एटम ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन के एटम का मास जो होता है 16 होता है और इसका जो होता है एमयू में ले सकते हैं, और इसका जो होता है कितना नाइट्रोजन का 14 ना एमयू में ले सकते हैं लगभग में, है ना। अच्छा, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं और इनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। सोचिए, तो ये डॉल्टन्स का सबसे बड़ा सिद्धांत हमारा है ना। तो अभी रुकिए, आप परेशान हैं, आप लोग रिदम में नहीं जानते हैं, आप कोई भी थ्योरी को कभी भी बोल देते हैं तो थोड़ा समझिए, बात को समझिए, क्योंकि आप लोगों को आने वाले भविष्य में अगर ठीक से पढ़ लीजिएगा तो अगले को समझा सकते हैं। नहीं तो आपसे कोई पूछेगा तो घुचमुचा के आप ही रह जाइएगा, थ्योरी को पोस्टुलेट में, पोस्टुलेट को थ्योरी में, और ड्रॉबैक को आप इसमें बता देते हैं, कुछ ही पूछे तो ड्रॉबैक को इसमें घुसा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा रिदम में समझना है और ढंग से चीज़ों को पढ़ना है और इसको तब समझिएगा, है ना। ड्रॉबैक में आप लोग को इसको डाल देते हैं। तो आपने देखा कि ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम्स, एटम्स कैन नॉट बी डिविजिबल, डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटम देखें सबके, यानी कि कह सकते हैं कि कभी भी समझिएगा कॉन्सेप्ट में। एक और है कि नो एवरी लिख सकते हैं, एवरी एटम of the same element has same mass हो जाएगा and same properties। यानी कहने का मतलब है कि every atom of the same element has same mass। जैसे कि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट में ले लेते हैं कौन, उसमें से कुछ भी आप एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे ले लीजिए आप हाइड्रोजन और लिथियम ले सकते हैं। अब हाइड्रोजन का जो एक एलिमेंट लिए हैं तो हाइड्रोजन में तो बहुत सारा एटम्स हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इतना सारा हाइड्रोजन के एटम्स घूम रहा है, तो इनके मास हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, डिफरेंट मास नहीं हो सकते हैं। कार्बन के ले लीजिए तो कार्बन के हमेशा 12 ही होगा, इनका कहना था कि हमेशा क्या होगा, 12 होगा। वो तो बाद में जाके इनका ड्रॉबैक आया तो कहानी खत्म हो गया। तो वो भी पॉइंट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे थ्योरीज हैं जो आप देख सकते हैं, खास थ्योरीज हैं, ठीक है। तो ये हमारे हुए डॉल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी। लिखिएगा, आप घर पर लिखिएगा, यहाँ नहीं लिखिए क्योंकि समय इसमें लैप्स होगा। हम तीव्र गति से खींच देते हैं, आप इसको नोटेट कर लेना बढ़िया से जाके, है ना। इससे समय बचेगा और सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन का समय मिलेगा आपको, इससे बेटर रहेगा, ठीक है। लिखना ही तो है, घर पर लिखते रहेगा बैठ के। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इसकी ड्रॉबैक देख लेते हैं कि डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक बहुत अच्छे हैं, है ना। ड्रॉबैक ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनका ड्रॉबैक देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक समझिएगा, पहला नंबर ड्रॉबैक क्या है, इनका कहना था कि एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके मास हमेशा सेम होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक गलत है। तो उसका कॉन्सेप्ट आया कौची, तो आपको याद होगा, आइसोटोप समझते हैं ना, आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आया। देखिए एक एक करके का हम समझते हैं ड्रॉबैक, यानी कि पहला आइसोटोप्स वाला बात आएगा। तो आइसोटोप्स में क्या होता है वो समझिएगा कि सेम एलिमेंट के मास अलग अलग होते हैं। two atoms have same mass के different mass have different mass हो जाएगा, masses but same atomic number हो जाएगा, atomic number हो जाएगा। जैसे आप कार्बन 6-12 सुने होंगे, कार्बन 6-14 सुने होंगे, कार्बन 6-13 भी होता है, आपको बहुत सारा होता है, इवन आपको पता नहीं है। कम से कम तो कार्बन के आइसोटॉप्स 20+ हैं, हम लोग सिर्फ 2 ही जानते हैं, 14 और 12 वाला, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव, सॉरी इसको बोल सकते हैं, हाँ रेडियो एक्टिव है, और ये तो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं। आपको उसको बोलते हैं ना, अच्छे फोसिल्स को पता करने में यूज होता है, जिससे कि डायनासोर वगैरह मर जाता है ना। तो C14 ये तो हम लोग यूज करते हैं। ये जब मर जाता है ना कोई जीव जंतु, तो उससे ही पता चलता है। हाँ बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर वाले मास हैं जो सबके अलग अलग हैं, और नीचे वाले जो एटॉमिक नंबर सबके सेम है, इसी को कहते हैं आइसोटॉप्स।
तो कार्बन के बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब उनका कहना था एक और पॉइंट क्या है, तो आइसोटॉप्स हो गया, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, ठीक है। अब आइसोबार्स में क्या होता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास। अब एक और उनका थ्योरी, ये तो थ्योरी तो खत्म हो गया ना, अब उनकी थ्योरी को जरा धजिया उड़ा लेते हैं। क्या था उनके थ्योरी में? उनकी थ्योरी में था कि कहने का मतलब एवरी एटम हैव सेम एलिमेंट हैज सेम मास। ये गलत हो गया, एक थ्योरी उनकी कट गई, कटा ना, कि एक ही एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके मास सेम नहीं हो सकते, सिंपल सी बात। अब दूसरा है, ई वाला थ्योरी को हम लोग धज्जियां उड़ाएंगे आइसोबार्स से। डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी नो मतलब कि दो अलग अलग एटम के एक मास नहीं हो सकते हैं। सर तो इसमें डिफरेंट ही तो दिया। ये सही लिखल है, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नो सेम मास, इसी का मतलब ये हो ना, सेम मास ऑफ टू डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम। इसका ये तात्पर्य आ रहा है कि दो डिफरेंट एटम के सेम मास नहीं हो सकते क्योंकि सबके अलग अलग होते हैं। तो इसकी भी धज्जिया कैसे उड़ा, तो आया नया थ्योरीज आया है ना, वो देख लेते हैं। तो न्यू वाले थ्योरीज को हम लोग कहते हैं आइसोबार्स, यानी कि टू एटम हैव सेम मास हो जाएगा, मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जाएगा, एटॉमिक नंबर। जैसे आपको याद होगा कैल्शियम 20-40 लगभग में, और आर्गन समझते हैं है ना, आर्गन ले सकते हैं, लगभग आर्गन का 18 होता है, 39 इसका भी लगभग में होता है, तो उसको 40 से लिया जाता है। पोटासियम एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं, इसका भी वही चीज़ होता है, 19 होता है, मतलब होता है 19 दशमलव कुछ, सबका जो वैल्यू होता है ना 19.98, 39.98 लगभग में, इसका भी 39, इसका भी 39, तो बहुत करीब है, इसलिए सबको हम लोग 40 कर दिए ताकि आपको क्लियरिटीज मिल जाए, है ना। तो आपने देखा कि इतने सारे एलिमेंट हैं, सब अलग अलग है, लेकिन सबके मास सेम है। इन्हीं को कहा जाता है आइसोबार्स, आइसोबार्स, ठीक है। अब एरा में 2 पॉइंट और आता है, आइसोटोन्स आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आता है। तो आप बता सकते हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? सोचिएगा, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चंस ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है आइसोटोन से। विच ऑफ फ्लोविंग हैज अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो न्यूट्रॉन्स। आराधना बता सकती हो आइसोटोन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? जल्दी बोलो शिवानी। सेम नंबर ऑफ चार्ज, ये कहाँ से थ्योरी आ गई? बताइए तुम, जल्दी बताओ। तुम क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? गौरव। गौरव नाम का लड़का बहुत क्लास में 4-5-6 हो गया। देखिए, तो कुछ थ्योरी हमारे सबसे बेहतर में आता है। तीसरा पॉइंट जो हम लोग का आता है वो आता है आइसोटोन्स। देख लीजिए, आइसोटोन्स। अगर हम एटम्स की बात करें तो इफ डिफरेंट नंबर ऑफ एटम हैव कर सकते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम एग्जाम्पल लें नाइट्रोजन का 14-7 समझते हैं, तो इसमें से अगर घटेगा तो 7 वो बचेगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए बढ़िया सा आप लोग, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है? 14 और 6 ले सकते हैं, 8 और 14 तो 12 ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा? 13 ना, 13, 7 बचे इसमें से,
तो ई अगर एग्जाम्पल में लेंगे तो 13 वाले ले सकते हैं, 13 6 7 6 13 होता है। हाँ ये भी बेटर है। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन का ले लीजिए कितना 16 और तो 8 ना होगा इसका, 13 में 8 बचेगा, तो 8 वाला सब लेते हैं, बेटर रहेगा 8 वाला ले लीजिए। तो नाइट्रोजन से कम किसका होता है जल्दी बताइए, नाइट्रोजन, कार्बन। तो कार्बन को ले लीजिए कितना 12 6 बचेगा इसमें, हम क्या न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचा, तो 14 6 14 ले लीजिए, 14 6 ले लीजिए, 8 बचा। और सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग निकालते कैसे, आता है आपको, आता है बताइए तो, आइए सीखे। तो आप सबसे पहले ये सीख लो ये मेन पॉइंट कि आप जानते हो आगे चल के हम लोग को जस्ट पढ़नी है कि सर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन्स होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होता है ए माइनस जेड, वेयर ए जो होता है एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, और जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर हो गया। तो एक बात बताओ, अगर आप निकालना चाहती हो C 6 और 14, C 6 और 12 का, तो कैसे आंसर आएगा, तो A 14 में से 6 घटेगा तो इसका 8 आएगा, इसका कितना आएगा 6 आएगा। हैप्पी। ऊपर वाले को A बोलते हैं, नीचे वाले को Z बोलते हैं, तो A माइनस जेड घटा दोगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियरिटीज हो जाएगा, सिंपल सी बात। क्लियर हो गया सबका, है ना। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो आइसोटोन्स वाला बात ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, कार्बन 14 और 6 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 8 से 14 हो जाएगा, और 8 7 15, ठीक है। अब एक नाइट्रोजन का ले सकते हैं आप, 15 फॉस्फोरस का ले लीजिए, और 2 को लिया है कार्बन है नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन का 15 आइसोटोप्स लिया है, 15 7 वाला लिया है, ये भी आइसोटोप्स है नाइट्रोजन का, क्योंकि हम लोग नाइट्रोजन का जानते हैं 14 7, नाइट्रोजन का हो जाएगा 15 7, ठीक है। और एक और ले लीजिए ऑक्सीजन का, तो 16 और 8 ले लीजिए। ये सब जो इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो इक्वल होंगे नहीं, तो आप घटा लो, इसमें से सेम आएगा, 15 में से 7 घटा लो, 16 में से 8 घटा लो, तो दीज आर कॉल्स आइसोटोन्स, इन्हें वो क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स कहा जाता है, ठीक है। एक और आता है, चौथा टॉपिक हम लोग का है, वो भी पढ़ लीजिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें होते हैं डिफरेंट atoms have same number of electrons, same number of electrons। क्या ऐसा पॉसिबल है, बताइए तो ऐसे कौन से दो एटम है जिनके जो इलेक्ट्रॉन के जो है नंबर वो सेम होंगे, बताइए। कुछ आपको उसमें आप ले सकते हैं चार्जेबल, ले सकते हैं चार्जेबल, जैसे मान लीजिए कि आप नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन ले लिए, ठीक है। नॉर्मली नाइट्रोजन के पास 7 होता है, अगर किसी से 3 ले लेता है तो कितना हो जाएगा 10, सही बात है, ओके। अच्छा, आप एग्जांपल में ले सकते हैं हीलियम या तो नियोन ले लीजिए, नियोन के पास तो 10 से होता है, 10 से होता है। और देखिए ऑक्सीजन के पास 8 होता है, अगर एक किसी से 2 ले लेगा तो 10 हो जाएगा। तो दिस स्पेसिस के पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी आराम से, हाँ है ना सबका। तो इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें हम जब क्वेश्चन देंगे तो हम लिखेंगे, नीट वाला जब आप टेस्ट दीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा विच ऑफ ग्रुप्स, 3 को रहेगा एग्जाम्पल में, आर एग्जाम्पल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तब आराम से बना लीजिएगा। यही तो आपके साथ गेम है ना, आप समझ जाइएगा तो बढ़िया से एग्जाम दे लीजिएगा, है ना। कल आज हम देख रहे थे उसका क्या बोलता है आकाश का वो सैंपल जो होता है ना, क्वेश्चन ला के हम आपको दिखाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे को दी है, आई हुई है वो यही, तो 3-4 को सेट रखी हुई थी, तो उसको हम देख रहे थे। आप जो जनरली टेस्ट डेली टेस्ट देते थे ना 12th में, वो सेम क्वेश्चन उसमें डाला हुआ, सेम क्वेश्चन डाला हुआ, आप ला के मैं दिखाऊँगा उसको, है ना, सेम टू सेम, आप आराम से बना दीजिएगा 12th वाला। सर हमको कोई बताया, वो मैं डॉक्टर ही है, वो बोले इनका बुक्स खरीद लो और फिर बायोलॉजी के लिए ले लीजिए, बेटर रहेगा। तो बायोलॉजी के लिए तो लेकिन वो सेट आता है ना 15 बुक है।
हाँ वो तो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, बेटर है। हाँ आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। 6,000 का हाँ। ऑनलाइन आएगा। पुराना वाला मंगवाए थे तो बायोलॉजी वाला मेरे पास पूरा सेट कहाँ से? है रखा हुआ साहब, है ना। ठीक है, ओके चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक किसी में अभी जस्ट पढ़ रहे थे हम लोग, तो अब वापस चलते हैं वहाँ जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, पोस्टुलेट में थे ना हम लोग, है ना। इतना दूर क्लियर हो गया सबका? अपने ने भूलिएगा आइसोटोप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है यहाँ से। उससे पहले हम लोग चलते हैं कि थोड़ी सी स्टार्टिंग में फ्लैशबैक में शुरू से चलते हैं जो हम लोग शुरू किए थे यहाँ से, तो एक और पॉइंट अब आता है। चलिए सोचिएगा कि सबसे पहले बताइए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल्स। और दूसरा है आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। और अन्ना बताएगी पार्टिकल्स, क्योंकि इसको बहुत नींद आता है पढ़ने में, है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है और क्या होता है जरा बताइए तो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और कोई बता सकते हैं कितने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? अभी तक कितना पता चल चुका है? सर वही तो वो भी है, सोचिए। एटम्स है जो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ वही तो। देखिए समझिएगा, हम लोग जानते हैं कि सब्सटेंस कोई होता है, क्या होता है? सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस के छोटे से पार्ट्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। एटम्स का जो होता है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। एटम जिससे बना है, एटम जो जिससे कंस्टिट्यूट हुआ है उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नहीं, चुप रहिए। ठीक है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है मोर देन 35 प्लस है। 35 फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रॉन का नाम सुने होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाम सुने होंगे, फोनॉन्स का नाम नहीं सुने होंगे, ड्यूट्रॉन्स हो गया, है ना। आप क्वार्क का नाम सुने नहीं होंगे, क्वार्क हो गया। ठीक है, फोनॉन्स हो गया, क्वार्क हो गया, एंटी न्यूट्रॉन्स हो गया, एंटी प्रोटॉन्स हो गया, तो अल्फा बीटा गामा जो हो गया, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ही आता है। 35 से भी ज़्यादा हम लोग को पता किया जा चुका है अभी, लेकिन हम लोगों को अब प्रॉब्लम ये आता है कि जो तीन बंदे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को मेजर है, ये जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट में आता है, मतलब मुख्य है तीनों। जैसे कि मास के ऐसा यूनिट आप बहुत सारा जानते हैं, किलो, ग्राम, है ना, मिलीग्राम, जानते हैं ना, टन, क्विंटल, इतना सारा होता है कि नहीं होता है। लेकिन ऐसा यूनिट किससे बनाया गया? केजी। क्यों? केजी से बहुत ज्यादा उसको प्यार था। नहीं भाई केजी को बना दीजिए, केजी बहुत ज्यादा रो रहा है, हमरा ऐसा यूनिट बना दो, हमरा ऐसा यूनिट बना दो। क्लास में मॉनिटर कौन बनता है? क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, 200 बच्चे होते हैं, एक ही को मॉनिटर होता है। जो सारे नियमों का पालन करता है। नहीं, कन्वीनियंस हो, मतलब कि हम लोग ऐसा यूनिट तब इसलिए बनाते हैं ना कि वो सभी देश में वो कन्वीनियंस हो, इजीली पता चल सके। जैसे एक बात बताओ, लंबाई का ऐसा यूनिट किलोमीटर क्यों होता है? सॉरी, लंबाई का यूनिट मीटर क्यों होता है? मीटर होता है। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है ना। हाँ हेलो जी जी, हाँ वो आते हैं अमन सर। हाँ 10 सब सेंटीमीटर होती है। ठीक है, या तो किलोमीटर होता तो कितना मजा आता, जरा समझिए, आपको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि लंबाई का ऐसा यूनिट होता सेंटीमीटर, क्या होता? सेंटीमीटर। ठीक है, और आदमी रहती है इंजीनियर, आई रोड बनाती है। ठीक है, अब रोड को मापना है सेंटीमीटर में, तो एरा तो बुखार एवे करता, जो माप रहा है वो बुखार आ जाता है। मान लो कि तुम्हारे घर से लेके यहाँ तक सेंटीमीटर में एगो स्केल लाई कितनी नाप, 1 2 स्केल 3 स्केल, सेंटीमीटर में फीता से कैसे नाप सकते? पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल। इसलिए लंबाई का बेटर ऐसा यूनिट हम लोग का मीटर बनाई गई है, तो मीटर से सेंटीमीटर में भी वापस आ सकते हैं और किलोमीटर में भी वापस जा सकते हैं, तो इसलिए मीटर है। तो कन्वीनियंस हो तो उसी के साथ। फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे थे ना, तो 3 ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल जो इजीली पाए जाते हैं
एटम्स में वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी एटम्स है, अभी न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, मूवमेंट करते रहता है, इस तरह से मूवमेंट चारों ओर करते रहता है। ठीक है, इसीलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया, क्योंकि हर एक सब्सटेंस में ही पाया जाता है, हर एक सब्सटेंस में पाया जाता है, इसलिए इसको